राधे राधे सभी को प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में जो एमपी सेट 2024 में पेपर हुआ था, मेरा खुद का वो पेपर मैं आपको सोल्व करवा रही थी। तो हमने इसका पार्ट 1 सोल्व कर लिया था 25 क्वेश्चन। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाकर जरूर देखिए 25 क्वेश्चन का। और ये पेपर करना हमारे लिए क्यों जरूरी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि पेपर आता कैसे है। जब आप डेली पढ़ रहे हो पर आपको पता ही नहीं है कि पेपर कैसा आता है तो आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए हमें पेपर करना जरूरी ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। तो अब हम इसका पार्ट 2 जो हमारे बाकी के 25 क्वेश्चन बचे थे वो मैं अब आपको करवाने वाली हूँ। अब मैंने आपको जो 25 क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि देखो कितनी आसानी से हम 25 में से लगभग अगर 20 क्वेश्चन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से 20 क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और इतना टफ पेपर नहीं पूछा जाता है जितना लोगों ने हवा बना रखी है। बस आप थोड़ा सोच समझ के अपने बुद्धि का विवेक का उपयोग करके भी उन 25 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे जो आप आसानी से कर सकते थे। तो अब हमें बाकी के बचे 25 क्वेश्चनों को करना है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखे। पर मैं 25 क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, पर भी मैं आपको पता होगा कि मैं पेपर 1 में आपको हायर एजुकेशन वाली यूनिट पढ़ा रही थी। देखो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं ताकि आपको यकीन हो कि जो मैं पढ़ा रही हूँ प्रश्न आपके वहीं से ही बने हैं। तो मैं आपको पहले क्वेश्चनों पे लेके चलती हूँ जो मैंने आपको क्लास में करवाएंगे कि आपको यकीन होगा कि हम जो पढ़े हैं उन यूनिट से हमारे प्रश्न बन रहे कि नहीं बन रहे। तो पहले उन्हीं प्रश्नों पर मैं आपको पहले लेके चलती हूँ, फिर ये बचे हुए प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी। देखिए मैंने आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ा दिया है ना। और यूजीसी नेट के बारे में मैंने आपको पढ़ा है। जिन्होंने मेरी क्लासें नहीं देखी पेपर 1 की वो जाके देखिए। मैंने 3 से 4 क्लासों में यूजीसी नेट से संबंधित जो भी आपके प्रश्न आएंगे, यूजीसी की स्थापना कब हुई, किस आयोग द्वारा यूजीसी की स्थापना करी, वो मैंने प्रश्न आपको करवाए थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने पढ़ाया वहां से आपके प्रश्न कैसे बने हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ लिखा हो कि सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि यूजीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। मैंने प्रश्न आपको करवाया है, आपको याद होगा तो आप याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि यूजीसी की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था समिति का गठन? अब हमें पता होगा तो हमें याद होगा कि समिति का गठन, देखिए समिति का गठन कब किया गया था पहले मैं आपको ये बताती हूँ। मैंने जो पढ़ा है वहां से प्रश्न बने इसलिए पहले मैं प्रश्न आपको करवा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि 1948 में समिति का गठन किया गया था, है ना। समिति का गठन कब किया गया था हमारे 1948 में। पर जब और यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, समिति का गठन मैंने आपको बोला था कि आपको 3 सन याद करने हैं। एक तो 1948 जब समिति का गठन हुआ था, यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में, और जब अधिनियम आया था किस अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय बनाया गया था 1956 में। मैंने इसलिए बोला था कि आपको ये तीनों सन याद करने जरूरी है। अब आप खुद देख लीजिए कि आपकी यूजीसी नेट और सेट दोनों में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपने मेरी क्लासें ली थी तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि अधिनियम बना था 1956 में। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। आप देखिए कि अधिनियम पूछा गया है ना, कौन से आयोग के तहत की गई थी मैंने आपको बताया था, राधा कृष्ण आयोग, है ना। राधा कृष्ण आयोग मैंने ट्रिक से आपको पूरा यूजीसी याद करवा दिया है ना, कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही, पहला सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। तो प्लीज आप जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वहां सारी वीडियो मिल जाएगी। यकीन हुआ ना कि मैं जो पढ़ा रही हूं वहां से प्रश्न आपके बनेंगे और बने हैं पिछली क्लासों में। अभी हम 2024 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, फिर मैं आपको 2022 का भी पेपर जल्दी सोल्व करवाऊंगी। और जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हुए हैं मैं डेली आपको यूनिट वाइज भी सोल्व करवाऊंगी ताकि आपको पता चले कि प्रश्न कैसे बनते हैं। अब देखो मैं आपको प्राचीन शिक्षा पद्धति में तक्षशिला विश्वविद्यालय मैंने पढ़ा दिया है ना, और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू करूंगी आपको। तो देखो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इसमें पूछा गया है
कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको तक्षशिला पढ़ाया है अभी। तो तक्षशिला को कब यूनेस्को में घोषित किया गया? देखो 24 में नालंदा पूछा है तो जरूरी है कि अब आपको तक्षशिला पूछ लिया ही जाएगा, है ना। तो कब किया गया था? 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को में शामिल किया। मैंने पढ़ाया है, आप जाकर मेरी वीडियो देखिए तक्षशिला वाली। मैंने 2 वीडियो में पूरा तक्षशिला महाविद्यालय आपको पढ़ा दिया है। अगर आप किसी का कोर्स लोगे तो यही तक्षशिला आपको 3 से 4 दिन में वो कंप्लीट करवाएंगे और पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे। पर मैंने आपको सिर्फ 2 यूनिट में ही 2 क्लासों में ही तक्षशिला महाविद्यालय पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। तो नालंदा को कब कुछ सबसे पहले यूनेस्को में आपसे पूछा जाए तो तक्षशिला को शामिल किया गया था। वर्तमान में कहां पर है? ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय पूछा गया तो नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में घोषित किया गया था। अब देखिए जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपके हूबहू ऐसे प्रश्न परीक्षा में आप देखना, जो भी पेपर होगा आपका वहां से बनेगी। एक और इसके बाद मैं आपको एक और प्रश्न बताती हूँ विश्वविद्यालय जुड़ा। यहाँ देखिए ये प्रश्न कि जो ऑप्शन है आयोग ने गलत दिए थे ना, तो अब हम करते हैं। मैंने देखो आपको तक्षशिला महाविद्यालय पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था, देखो जोड़ी में ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके। मैंने समझाया था ना आपको, क्या तो जोड़ी में पूछ लिए जाएंगे क्लास में कि आपको एक तरफ महाविद्यालय दे दिया जाएगा, एक तरफ महाविद्यालय के स्थान दे दिया जाएगा, या फिर तक्षशिला नालंदा में कौन कौन से आचार्य पढ़े हैं वो दे दिए जाएंगे एक तरफ, और एक तरफ इन महाविद्यालयों का नाम दे दिया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके जोड़ी मिलान बनेंगे या क्रम से बनेंगे। तो देखो मैंने आपको तक्षशिला पढ़ाया है अभी, तो आपको याद होगा तक्षशिला अभी भी मैंने बताया तक्षशिला कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो हमें अगर याद है तो हमें पता चला तक्षशिला पाकिस्तान में। तो तीसरा आप देखिए कि बी का तीसरा किस में हो रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में बी का तीसरा दिया गया है। तो हमें 4 ऑप्शन नहीं भी पता है तो भी आप इस प्रश्न का आंसर ए लगा के आ सकते हैं। ठीक है, आपका देखो एक ही ऑप्शन आपको याद हुआ जोड़ी में तो आपने इसको आसानी से कर लिया। अब देखो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है वर्तमान में। तक्षशिला पाकिस्तान में है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी यह ओडिशा में ना, इसमें ऑप्शन गलत दिए थे। नहीं सॉरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका, एक मिनट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका कहां पर दिया गया है? इसमें बिहार दिया गया है, क्योंकि बिहार में ही है और ये ऑप्शन गलत दिए थे। और पुष्पागिरी कहां पर है? यूपी में है। ठीक है, अब मैं आपको विश्वविद्यालय डिटेल से पढ़ाऊंगी तब वहां मैं समझाऊंगी कि ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, किन किन को यूनेस्को में शामिल किया गया है, कौन कौन से आचार्य महाविद्यालयों में पढ़े हैं और उन आचार्यों की पुस्तकें क्या है। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वहां से आपके प्रश्न बनेंगे। मैंने 3 प्रश्न आपको बता दिए हैं। अभी मैंने आपकी लगभग 5 से 6 क्लासें ली, उनमें से आपके 3 प्रश्न मैंने बता दिए हैं। तो आप खुद देखिए कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वहां से आपके प्रश्न बने हैं कि नहीं बने हैं। ठीक है, अब हम 26वें क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन इसलिए कराया कि आपको यकीन हो कि जो पढ़ा रही हूँ वहां से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, बस आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। ठीक है, और पेपर इतना कठिन नहीं आता है। अगर हम सटीक रणनीति से सोच समझ के पेपर करेंगे तो आप आसानी से पेपर में 35 से 40 क्वेश्चन करके आ जाओगे। हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 26 क्वेश्चन से मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब ये आपका तर्क शक्ति वाली यूनिट से प्रश्न बना है। अब देखिए आप इसे कितने आसानी से कर सकते हैं। सभी यूनानी मनुष्य हैं, सभी एंथेवासी यूनानी है और सभी एंथेवासी मनुष्य हैं। तो हमें बनाना है, पहले क्या दिया है कि सभी यूनानी मनुष्य, यू से हम यूनानी समझ लेते हैं कि सभी यूनानी क्या है। ये मैं एम इसलिए लिख रही हूं आपको समझ में आ जाए कि मनुष्य है। फिर सभी एंथेस यूनानी है, तो यहां लिखते हैं अपन सभी एंथेस क्या है? यूनानी है। फिर दिया है कि सभी एंथेंस मनुष्य हैं। ये सभी एंथेंस क्या है? देखो मनुष्य यहां आ गया, तो हमारे इन दोनों को मिलाकर एक डायग्राम बन गया। तो देखो यहाँ क्या पूछा था? सभी यूनानी मनुष्य, तो आप सभी यूनानी मनुष्य में आ गए हैं। फिर सभी एंथेस यूनानी है, तो सभी एंथेस यूनानी है, और सभी एंथेस मनुष्य तो सभी एंथेस मनुष्य हैं। अब पूछा गया है
कि उपयुक्त न्याय वाक्य की आकृति क्या होगी। प्रथम आकृति, द्वितीय आकृति, तृतीय आकृति या चतुर्थ आकृति। अब यह जो हमने डायग्राम बनाया है यह अंदर से बाहर की ओर जा रहा है ना। कैसे हम इसे सोल्व करेंगे कि जो डायग्राम है हमारा यह अंदर से बाहर की ओर, यानी कि पहले मनुष्य है, फिर यूनानी है, फिर एंथियंस है। तो हम इसे कैसे करेंगे, ये जो हमारी आकृति बनी है ये कौन सी बनी है, प्राथमिक आकृति। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, प्राथमिक डायग्राम। ठीक है, इसका सोल्यूशन प्राथमिक डायग्राम इसलिए क्योंकि मनुष्य आ रहा है, फिर एंथियस आ रहा है, फिर यूनानी आ रहा है। मनुष्य आ रहा है, यूनानी आ रहा है, फिर एंथियस आ रहा है। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं भी पेपर सोल्व करवा रही हूं, पर जब मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगी तब आप आसानी से इसे मैं समझा दूंगी कि कैसे क्या डायग्राम बनाना है, और एक डायग्राम से हमारा पूरा प्रश्न पत्र हल हो गया। अब अगला पूछा है कि वेन आरेख पर विचार कीजिए, उपयुक्त रेखाचित्र प्रतिनिधित्व करता है। तो AOIE ये एक डायग्राम होता है कि यहाँ पर आपको A, E और I और U ऐसे आपको बनाना है। ये सभी को प्रदर्शित करता है कि सभी चीजें हैं और सभी नहीं है। ये करता है कुछ है और कुछ नहीं है। अब उपयुक्त प्रतिनिधित्व क्या करता है कि P M में कुछ है, ठीक है, और ये P या क्रॉस दे रखा है, यानी कि P का S से और M से कोई संबंध नहीं है। तो ये इसका क्या बनेगा, हमारा ये बनेगा, क्योंकि ये कुछ है, ये कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, यानी कि जो E वाला है इनका किसी से कोई संबंध नहीं है, और I का कुछ, यानी कि ये कुछ में आ रहा है, ये भी कुछ में आ रहा है और ये कुछ नहीं में आ रहा है। तो आप देखिए कुछ क्या है, I है हमारा, AEI या O आएगा, सॉरी ना, U नहीं आएगा, O आएगा। तो कुछ है, O आ गया। देखिए कुछ है, कुछ नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है ना। ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्योंकि क्रॉस दिया तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये वाला कुछ है और ये वाला कुछ नहीं है ना। तो ये हमारा देख लिया आप, E, I और O किस में दिए हैं, इसी में दिए हैं ना, कि पहले आएगा हमारा कुछ और फर्स्ट डायग्राम बनेगा, है ना। तो पहले O बन रहा है, फिर I बन रहा है और फिर E बन रहा है। ये हमारे सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है और ये पहला ही बनेगा, है ना, पहला उद्देश्य आपका ये बनेगा, इसलिए ये वाला सही होगा। यहाँ पे भी दे रखा है, फिर ये फोर्थ दे रहा है और फोर्थ स्टेज इसमें फॉलो नहीं हो रही है। ये भी आपको मैं जब डिटेल में तर्क शक्ति पढ़ाऊंगी वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी कि AEIO का संबंध देखो। उसी से एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार कौन सा अनुविपरीत होगा। अब अनुविपरीत क्या होगा, जैसे आपने पर्यायवाची विपरीतार्थी शब्द पढ़े हैं कि नहीं का क्या होता है, सत्य का असत्य होता है, या नहीं का हाँ होता है। तो मैंने बताया आपको कि ये सभी आते हैं, सभी वस्तुएं इसमें आती हैं। ई में कोई भी नहीं आता है, कोई नहीं, ठीक है। AEI में कुछ आते हैं, कुछ हैं, और O में आते हैं, कुछ नहीं। ये डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा, AEI और O, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है। ये दोनों विपरीत है, ये दोनों विपरीत है। फिर इनका कुछ में आ जाएगा, इनका कुछ में आ जाएगा, और ये यहाँ जाकर समान हो जाएंगे। तो अब ये मतलब एक टेक्निक है जिससे आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं ना। ये जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तभी टेक्निक बताऊंगी कि आप सिर्फ एक डायग्राम से इन सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। तो दिया गया परस्पर विरोधी वर्ग, क्या दिया है, परस्पर विरोधी वर्ग अनुविपरीत, AE के बीच, IO के बीच, EO के बीच और AE के बीच। तो क्या आएगा इसमें, इसमें हमारा ऑप्शन आएगा I और O के बीच, क्योंकि कुछ परंपरागत विरोधी वर्ग, ये परंपरागत विरोधी वर्ग में आते हैं क्योंकि कुछ है और कुछ नहीं है, यानी कि कुछ है और कुछ नहीं है। ये वाला आ गया है ना, ये कुछ तो है और ये कुछ वाले नहीं है। तो हम इसका ऑप्शन ये लगा के आ जाएंगे, इसका है बी वाला। अब बौद्ध दर्शन के बारे में कि बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष द्वारा, अनुमान द्वारा, शब्द द्वारा और प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा।
तो पहले अगर आपको इस टाइप के प्रश्न पूछे जाए तो ज्यादातर इनके आंसर जो दोनों वाले ऑप्शन होते हैं ना, ये मैं ट्रिक बता रही कि आप ऐसे भी अगर आपको ये प्रश्न का आंसर नहीं पता हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, पर फिर मैंने बाद में पढ़ा तो मेरा सही निकला कि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों। क्योंकि जब बौद्ध दर्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें बौद्ध दर्शन की जो विधियां होती है उनमें आता है कि प्रत्यक्ष यानी कि जो चीजें दिखती हैं, यानी कि वो ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक ज्ञान पर भी बौद्ध धर्म विश्वास करता था, और आधा मूर्ति पूजा पर। प्रत्यक्ष यानी कि जो भगवान दिखता है, साक्षात्कार बौद्ध धर्म में उनके बारे में भी चर्चा की गई है। और अनुमान यानी कि नास्तिक यानी कि आध्यात्म से भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार में बौद्ध दर्शन अगर हम पढ़ेंगे, मैं आपको बौद्ध दर्शन पढ़ाऊंगी, जैन दर्शन पढ़ाऊंगी, मार्क्स दर्शन पढ़ाऊंगी, वहां से प्रश्न आपका बना हुआ है। तो सामान्य लक्षण क्या है? प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों इसका आंसर होगा। आप खुद देखिए कितने आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाव मीसांस को स्वीकार नहीं करता? अब ये भी दर्शन से पूछा गया है, तो आएगा शब्द प्रकरण, अर्थपति प्रकरण, अनुपलब्धि प्रमाण और अनुमान। क्या पूछा गया है हमसे कि कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीसांस को स्वीकार नहीं करता? अब यहाँ पर भी हमें नहीं को ध्यान रखना है ना कि नहीं पूछा गया है, तो शब्द प्रमाण करता है, ठीक है, शब्द प्रमाण करता है हमारा, फिर अर्धपत्ति प्रमाण करता है और उपमान करता है। अनुपलब्धि प्रमाण इसमें शामिल नहीं होता है मीसांस में, प्रभाकर मीसांस में, है ना। तो हमें याद रखना है कि कौन कौन से शामिल है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रभाकर मीसांस में कौन सा शामिल है, तो इनमें से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और 3 अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, ठीक है। ये आपके, अब आप खुद अपना अनुमान लगाइए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ना, आपको खुद का जांच हो जाएगी कि आप कहाँ। अब देखिए पायलट सर्वेक्षण से एक प्रश्न पहले भी पूछा गया था, इसी में 2 प्रश्न एक ही में पायलट सर्वेक्षण मैंने आपको वहां समझाया था। अभी इससे पहले भी प्रश्न आया था कि पायलट सर्वेक्षण क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका पहले हम छोटा सा डेमो लेते हैं कि हमारा कार्य सफल होगा कि नहीं। तो क्या दिया गया है आपका पायलट सर्वेक्षण का अर्थ क्या है? सर्वेक्षण जो विमान चालक द्वारा किया जाता है, प्रश्नावली की सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण सर्वेक्षण, जनसंख्या को लिया गया सर्वेक्षण और अनुमान, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। प्रश्नावली को सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण, यानी कि पहले हम किसी भी चीज का डेमो करके देखते हैं कि हमें क्या सुधार करना है ना। तो देखिए यहाँ क्या दिया, प्रश्नावली को सुधार करने के लिए किया गया सर्वेक्षण, यानी कि हम कुछ भी कार्य करते शोध वगैरह तो पहले हम उसका एक शॉर्ट निरीक्षण करते कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है या नहीं, यह सही प्रकार से होगा कि नहीं। तो वहां पे पूछा गया था कि जो हम कार्य करते उसका पहला स्टेप क्या होता है? पायलट सर्वेक्षण। और वही प्रश्न आपसे उल्टा पूछ लिया गया, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पायलट दिया था और यहाँ प्रश्न में दिया था कि प्राथमिक पड़ाव क्या आएगा। इस टाइप का ही प्रश्न था, आप देखना भी मैंने करवाया है। और इसमें उल्टा कर दिया गया, पायलट सर्वेक्षण का अर्थ पूछ लिया गया है। तो अगर आपने मेरा वो आंसर डिटेल से समझा था और अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं कि प्रश्नावली सुधार में किया गया प्राथमिक परीक्षण सर्वेक्षण। अब आप खुद देखिए कि कैसे एक ही प्रश्न को 2 बार घुमा फिरा के आयोग ने पूछ लिया गया है। अब यहाँ देखिए अनुसंधान का पहला चरण, आप खुद इसका आसानी से सर्वेक्षण आसानी से आप इसका लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है? सीमांकन संग्रहण, समांकन विश्लेषण, समस्या की पहचान करना और पायलट सर्वेक्षण। तो अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? मैं जब अनुसंधान के आपको चरण बताऊंगी तब आप डिटेल से मैं आपको सभी चरण बताऊंगी, चरण से प्रश्न बनता है। अब आपके यहाँ पहला चरण पूछा गया था 24 में। तो आप अभी आपसे वर्तमान में जो आपकी 11 जनवरी को परीक्षा होने वाली है उसमें पूछ लिया जाएगा कि अनुसंधान के आप चरण बताइए, क्योंकि अब लेवल बढ़ेगा पेपर का तो पूछ लिया जाएगा चरण। तो हमें चरण याद होने चाहिए। तो पहला क्या होगा इसमें? सीमांकन संग्रहण तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि संग्रहण तो हम बाद में करेंगे, और विश्लेषण भी जब हमारा अनुसंधान पूरा हो जाता है उसके बाद हम विश्लेषण करते हैं। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। पायलट सर्वेक्षण और समस्या पहचान में विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाएंगे।
पर पायलट सर्वेक्षण तो तब होता है जब हमारा पूरा रूपरेखा तैयार हो गई हो। तो सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे किसी भी अनुसंधान का शोध करने से पहले। जब तक हमें समस्या की पहचान नहीं होगी उसका पायलट सर्वेक्षण हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अनुसंधान का पहला चरण होता है किसी भी समस्या की पहचान करना। जब मैं आपको चरण डिटेल से समझाऊंगी तो आप वहां अच्छे से इसको समझ लेंगे। ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रश्न था। अब आप देखिए अगला रिसर्च से पूछा गया है कि शोध कार्य का खाका क्या कहलाता है। जब हम शोध करते हैं तो खाका यानी क्या, आप खुद इसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, क्या दिया गया, खाका यानी कि ब्लूप्रिंट। अब आप किसी भी काम को करते हैं तो उसका कैसे आप बनाएंगे, पहले आप कुछ लिखेंगे या कोई भी चीज या डायग्राम बनाए तो पहले आप उसकी डिजाइन बनाएंगे, जिसका क्या होगा, शॉर्ट डिजाइन। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। खाका यानी क्या होता है, डिजाइन करना, किसी भी चीज का डिजाइन बनाना। तो समस्या का विधान करना है बात, जब तक हम पहले समस्या की पहचान करेंगे तो ही समस्या का विधान करेंगे तो हो ही नहीं सकता था। साहित्य निरीक्षण, जब तक हम समस्या की पहचान नहीं करेंगे फिर शोध का डिजाइन बनाएंगे उसके बाद हम निरीक्षण करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। संग्रहण तो बाद में होगा जब हम समस्या की पहचान कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शोध का खाका बनाएंगे तो शोध डिजाइन उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शोध डिजाइन, शोध कार्य के खाका को। अब आप अगर रिसर्च को अच्छे से पढ़ लेंगे तो कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पेपर में आपको इसलिए कर रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि परीक्षा 11 जनवरी से शुरू होने वाली, आपको सबको पता चल गया है कि 11 जनवरी 2026 को हमारी परीक्षा पूरी हो जाएगी, हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो हमें इसलिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हम आसानी से इतने आसान प्रश्नों को हम कर सकते हैं अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो। अब दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किया गया समंकन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, दूसरों द्वारा किया गया। तो यहाँ पहले लिखी गया है दूसरा। आप देख ले, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए तो आप इसका आंसर प्रश्न से ही लगा पाएंगे। दूसरा, अगर स्वयं होता तो प्राथमिक समंकन आता, स्वयं दिया नहीं गया है, प्राथमिक और द्वितीय दोनों आएगा नहीं क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति का पूछा गया है और ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसका दूसरे से क्या आएगा, द्वितीय समंकन। क्या आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं? अगर आपकी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आसानी से इसे भी कर सकते हैं। अब अगला है आपका आंकड़ों से प्रश्न आए हैं। बहुत आसान प्रश्न है जिनका बेसिक औसत वाला चैप्टर पढ़ा होगा वो हर विद्यार्थी से, या 8वीं 10वीं लेवल का प्रश्न है हमारा, है ना। कोई बड़ी साइन की थीटा कोस नहीं पूछा है ना, एडवांस मैथ से नहीं पूछी, बिल्कुल बेसिक पूछिए। बस विद्यार्थी इस प्रश्नों को देख के और आंकड़े को देखकर ही डर जाएंगे, पर आप जब प्रश्न पढ़ेंगे तो बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ में 2020 से 2024 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के आंकड़े दिए गए हैं। गणना कीजिए कि 2025 में कितने और विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया गया था। यानी कि ये 4 सालों का आंकड़े दिए गए हैं। फिर क्या और विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए कि 6 वर्षों का औसत नामांकन 640 हो जाए। अब हमें क्या करना है, औसत का फॉर्मूला हमें पता है। क्या होता है औसत निकालने का सूत्र, कि आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो हमारे आंकड़े क्या है हम लिख लेते हैं, 300, 500, फिर है 400, 600 और 700। हम इन सबका क्या आपको जोड़ नहीं आता है, सभी को आता होगा। हम सभी का योग क्या होगा, 7 और 3 10, 6 ने 4 10 और 5 15। क्या आ गए, रुकिए, या 10 यहाँ हो गए और 10 ने 10 20 ने ये 25, कितने हो गए 2500, है ना। ये हमारा कुल योग हो गया। अब इसने क्या दिया है कि 6 वर्षों का औसत नामांकन क्या है 640। तो हमें पता है कि एक वर्ष का कुल 6 वर्षों का औसत दिया है, तो टोटल औसत क्या होगा, 6 चौक 24 के 4 असिल बचे 2, 6 6 36 37 38। ये टोटल औसत हमारा आ गया है। अब हमें क्या करना है कि क्या पूछा गया है इसमें, आप पहले आप देखते हैं कि हमें कि पूछा क्या गया है। हमें पूछा गया है कि
गणना कीजिए कि 2025 में कितने विद्यार्थियों ने नामांकन सुनिश्चित किया गया है। तो हमारे पास टोटल औसत आ गया और ये 5 सालों का औसत आ गया, यानी कि हमें छठे वर्ष का औसत निकालना है, क्योंकि 2020 से 2024 यानी कि 5 सालों का औसत दिया था। देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 सालों का औसत दिया है 2024 तक। अब 2025 का हमें औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल औसत क्या है, 6 वर्षों का आया है हमारा 3840 और 5 वर्षों का क्या है, तो छठे वर्ष का क्या आएगा, 6 में ये 4, 5 में से 3 गए, 8 में से 5 गए तो 3 यहाँ। अब देखिए 1340 किस ऑप्शन में, इसमें कितना आसान प्रश्न दिया है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। मैं आपको औसत, समय कार्य दूरी, प्रतिशत है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर हमारे दिए हैं, तो हम 5 से 6 क्लासों में मैं आपको इन चैप्टर को अच्छे से करवा दूंगी कि आप इन प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। अब ये आईसीटी का प्रश्न है ना, आईसीटी का प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से तारों का, निम्नलिखित में से कौन सा तारों का एक ट्रांसमिशन मीडिया तेज गति से कार्य करता है, ट्विस्टर पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल या सेल्यूलर टेलीफोन केबल। अब जब हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहां पर हम इंटरनेट जब पढ़ते तब हम इन तीनों केबलों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी केबल सबसे तेज गति से कार्य करती है, कौन सी धीमे गति से कार्य करती है, कौन महंगी केबल है, कौन सस्ती केबल है, किनका रखरखाव आसान होता है। ठीक है, तो ये वहां से आईसीटी से पूछा गया है। मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगी आईसीटी में, जब हम आईसीटी वाली यूनिट पढ़ेंगे। तो पूछा गया है सबसे तेज कौन सा टाइम सबसे तेज कार्य करने, सबसे जल्दी कौन नेटवर्क कनेक्शन करेगा, तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल। एक तो सबसे महंगी केबल भी होती है, देखो सबसे तेज गति से कार्य करेगी तो हमें पता होगा वो सबसे महंगी होगी। अब हम बहुत सारे मोबाइल, इस उदाहरण से समझे कि एक फास्ट चार्जर आता है जो मोबाइल को जल्दी चार्ज कर लेता है, या बहुत सारे मोबाइल ऐसे आते हैं जो लंबे समय तक चार्जिंग करते हैं, तो महंगे ही होंगे, यानी कि अच्छी चीज, इनकी क्वालिटी अच्छी होगी, लंबे समय तक चलेगी, वो चीजें तो महंगी होगी। और ट्विस्टर पेयर केबल यह धीमी गति से कार्य करती है और ये सबसे सस्ती केबल होती है ना, ये सस्ती केबल होती है, और ये मीडियम होती है कोएक्सियल केबल। मैं तीनों केबल आपको आईसीटी में विस्तार से समझाऊंगी, क्योंकि जब फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में पूछ लिया गया है तो हमें इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इनमें कौन से तारों का उपयोग किया गया है। ठीक है, केबल कैसे लगाई जाती है, कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, तो हम वहां पढ़ेंगे। अब एक प्रश्न आपका करंट अफेयर से पूछा गया है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमें करंट अफेयर से भी मिलेंगे। तो क्या दिया गया है, ये है ना आपका हायर एजुकेशन वाली यूनिट में, या समझ लिए पूरी मिक्स यूनिट में से कहीं से भी प्रश्न आपका बन सकता है, क्योंकि ये आपको किसी यूनिट में नहीं मिलेगा, है ना। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे, यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। अब अगर आपने ई रक्षा का फुल फॉर्म पता है, यानी कि हमें जितने भी अभी हमारे गवर्नमेंट द्वारा पोर्टल बनाए गए हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, या बैंकिंग सुविधा संबंधित हो, हमें पोर्टल सारे याद करने होंगे, क्योंकि पोर्टल से संबंधित एक प्रश्न आपका यूजीसी नेट और सेट दोनों में एक प्रश्न बनेगा। तो मैं आपको सारे पोर्टल की एक क्लास लेकर आऊंगी, जहां पर मैं आपको गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सारे पोर्टल करवा दूंगी। फिलहाल हम ई रकम पोर्टल के बारे में देखते हैं। तो अगर आपने ई रकम का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। ई रकम के फुल फॉर्म में इसका आंसर छुपा हुआ है। ई रकम का फुल फॉर्म है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, या ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब एग्रीकल्चर किसमें, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, क्या माइनिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में आती है, नहीं, किसान एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। अगर हमें प्रश्न में इसका आंसर छुपा हुआ था, अगर हमें ई रकम का फुल फॉर्म पता होता तो हम आसानी से कर सकते थे। तो अब लिखिए ई रकम का फुल फॉर्म क्या है, ई राष्ट्रीय कृषि ऋण, ई
राष्ट्रीय। मैं चीजें जो आपको बता रही हूँ ना वो आपको नोट भी करनी है। और कुछ भी कीमत में आपको ये कृषि बाजार पेपर सोल्व करने जरूरी। अब जितने ज्यादा पुराने प्रश्न पत्र लगाओगे पेपर वन में आप उतने ही ज्यादा स्कोरिंग कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि एक आपके फुल फॉर्म से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो देखो फुल फॉर्म से पूछागा, सॉरी ये फुल फॉर्म का नहीं इंटरनेट वाला है। फुल फॉर्म से भी आपको अगला प्रश्न मैं बताऊंगी। तो एक प्रश्न आपका इंटरनेट से पूछा जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल सिलेबस बताया था, उसमें मैंने आपको हर यूनिट का बताया था किस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो जिस विद्यार्थियों ने डिटेल सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है, यूजीसी नेट वाली भी मैंने अलग वीडियो बना रखी है और एमपी सेट वालों के लिए भी अलग। तो आप वीडियो जाकर देखिए ताकि आपको पता चले कि आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आपको सिलेबस के बारे में आइडिया ही नहीं होगा तो आप कैसे इनको पेपर को लगा पाओगे। आप पहले ही कंपटीशन में बाहर हो गए हो अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो पूछा गया है कि इंटरनेट पर प्राप्त प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है। अब ये बहुत बेसिक प्रश्न है कि जब हम इंटरनेट पर कार्य करते हैं, आपकी खुद की वेबसाइट होगी तो आप हर एक वेबसाइट का अपना आईपी एड्रेस होता है ना, खुद का एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस है और आईपी एड्रेस का, अब यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस पूछा गया है। आपसे आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल? आईपी एड्रेस हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है जो आपको बताता है कि वेबसाइट कहाँ रन करेगी। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यह कंप्यूटर द्वारा अद्वितीय संख्या का एक खुद का होस्ट कंप्यूटर का पता होता है। कितना बेसिक क्वेश्चन आईसीटी से पूछे गए। आपने 3 प्रश्न देखे, वो 3 ही बहुत बेसिक थे। अब अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने का समाधान करती है। अभी हायर एजुकेशन से आपका प्रश्न पूछा गया है और ये करंट अफेयर का प्रश्न है ना। कौन सी संस्थान राज्य सरकार को प्रौद्योगिकी संचालित करती, तो क्या करती है? एनआईसी है ना, क्या करती है? एनआईसी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यूआरएल का फुल फॉर्म, वो कितना बेसिक प्रश्न है ये। आपने हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कंप्यूटर की एग्जाम दी होगी उसमें यूआरएल का फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है। क्या इसका फुल फॉर्म? यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक मिनट, हेलो, अरे मेरी क्लास चल रही, बाद में कॉल करूं मैं, ठीक है। तो क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है और यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। आप इस प्रश्न को देखिए, 1 मिनट में आपको करवा रही हूं। देखिए क्या इसका यूनिवर्सल क्या इसका? आप देखिए कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्या इसका? अब हमें ना ये रिसोर्स लोकेटर तो विद्यार्थियों को याद रहेगा, पर यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म, यूनाइटेड और यूनिक में विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाएगा। और प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने में, जल्दबाजी में प्रश्नों को गलत नहीं करना है। तो क्या होगा इसका? यूनिवर्सल नहीं होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा गया था। अब अगला हमारा करंट अफेयर से प्रश्न आया है। एक मिनट है ना, मैं आपको करवा रही हूं, आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। इतने में ये गांधी सागर जलाशय सभी को पता है, जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश के निवासी है उसे पता होगा गांधी सागर के बारे में कि गांधी सागर जलाशय कहाँ स्थित है। हाँ मैंने कर दिए, ठीक है मैं कर रही हूं। तो क्या पूछा गया है कि गांधी सागर जलाशय कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है चंबल नदी पर। कहाँ बना हुआ है? चंबल नदी पर ये जलाशय बना हुआ है।
अब गांधी सागर बांध पूछ लिया गया, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंबल नदी पर कौन कौन से जलाशय हैं। अब ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए आपसे पूछा गया है कि ये गांधी सागर जलाशय के बारे में देखो एमपीजी के भी यहाँ से पूछ लिया गया है। तो गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर है। अब चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? यह इंदौर के मऊ की जानावा पाव पहाड़ी से होता है। अब आपको पता चलना चाहिए कि नदी से पूछा है तो नदी का उद्गम पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है। अब पूछ लिया जाएगा गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये कहाँ पर है? मंदसौर जिले में स्थित है। फिर पूछ सकते हैं कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह यमुना की सहायक नदी है, यह यमुना में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न आपको बताया मैंने अभी दामोदर महानदी, तो यह हमारे मध्य प्रदेश की चंबल नदी गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर है। चंबल नदी का उद्गम मैंने चंबल नदी के शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी, तो आप देख लीजिए, वहां पर आपके चंबल नदी से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर अगला है अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र का स्थित है। अब गाजीपुर से मैं खुद इसको कंफ्यूजन हो गई थी कि गाजीपुर जो शहर है यह यूपी में स्थित है, पर क्षेत्र पूछा गया है तो ये दिल्ली में आएगा, क्योंकि दिल्ली एनसीईआरटी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो क्षेत्र पूछा गया है दिल्ली, पर अगर शहर पूछा जाए तो यूपी आएगा। इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना दे। दो क्वेश्चन हमारे पिछली बार करंट अफेयर के पूछ लिए गए थे। अब अगला प्रश्न है हमारा, लवणीय मृदा को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और सोडियम अधिशोषण का अनुपात क्या होता है? अब ये चीजें आपको रटनी होगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये पर्यावरण वाले जो चैप्टर है हमारा वहां से पूछा गया है, तो मैं मृदा के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, प्रदूषण पढ़ाऊंगी, वहां हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा कि 4 से कम और 4 से अधिक और 13 से कम, इसके बीच में इसका अनुमान लगाया जाता है। तो अगर आप थोड़ा खुद का दिमाग लगाएंगे तो भी इस प्रश्न को कर सकते हैं कि 4 से अधिक या 13 से कम होगा तो हम इसे कर पाएंगे। फिर हमारा अगला आता है, हम 44वें प्रश्न पर चल रहे हैं, हमारे सिर्फ 6 प्रश्न और बाकी है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और हर प्रश्नों को ध्यान से सुने कि आपको कैसे प्रश्नों को वहां पर हल करना है। भारत में BIOE3 नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार GOI द्वारा की गई थी, इसका अर्थ क्या है? यानी कि BIOE3 का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो क्या है? अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण के लिए बायोलॉजी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रोजगार, स्वरोजगार, पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। तो अगर आप थोड़ा सा ही सोचेंगे तो आप इस प्रश्न का ऑप्शन लगा सकते हैं। क्या पूछा है कि भारत सरकार द्वारा किया गया जैव प्रौद्योगिकी विभाग, तो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी इसका आंसर होगा। क्या होगा? अर्थव्यवस्था, रोजगार के लिए किया गया जैव प्रौद्योगिकी। अब देखिए कि पर्यावरण वाली जो यूनिट है हमारे, उससे भी कितने सरल सरल प्रश्न पूछे गए। अब एक और आपका करंट अफेयर से प्रश्न आया पर्यावरण से संबंधित कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुपात कितना रखा गया है? कितना रखा गया है? कब तक ग्रीन हाइड्रोजन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे? तो कितना रखा गया है? 2030। कितना रखा गया है? 2030। अब ये करंट अफेयर का प्रश्न था। अगर मैं आपको करंट अफेयर में पर्यावरण से संबंधित जो जो मुद्दे अभी हुए हैं, जो जो संगठन हुए हैं, या जो जो अभी मीटिंग आयोजित की गई है, या जो लक्ष्य पर्यावरण से संबंधित लगे हुए हैं, एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी आपकी पेपर 1 की, तो वहां आपको सारे प्रश्न वहां मैं आपको करवा दूंगी। अब ये मैंने आपको करवाया था अभी कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया? 2016 में। और तक्षशिला मैंने आपको पढ़ा दिया गया है, तो ये कब करवाया गया है? 1980 में। अब हम नालंदा को पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो मैं आपको बताऊंगी नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कब इसे घोषित किया गया, कौन कौन से आचार्य यहाँ पढ़े और शिक्षा के कौन कौन से साधन है, क्या प्रवेश के लिए कोई परीक्षा आयोजित की गई थी।
कि ये सब जब नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ेंगे तो डिटेल में वहां चीजें पढ़ेंगे। फिर ये मैंने आपको यूजीसी से संबंधित सभी चीजें करवा दी, तो आप मेरी क्लास प्लीज जाकर देखिए आपके वहां से हर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम कब लाया गया था? 1956 में लाया गया था। 1948 में हमारी समिति बनी थी और 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। अब ज्यादातर इन तीनों से ही आपसे प्रश्न बनेंगे। अब अगर आपसे इस बार पूछा जा सकता है यूजीसी की स्थापना कब हुई या यूजीसी समिति का गठन कब किया गया है, यूजीसी की स्थापना की समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो आप मेरी क्लासे जाकर देखिए, आपको वहां पर मैंने डिटेल से चीजें पढ़ाई। अब हमारा अगला प्रश्न क्या आया है? हमारा अगला प्रश्न है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्पना का अर्थ क्या है, यानी संकल्प का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। तो क्या है? आजीविका संवर्धन के लिए कौशल जागरूकता और ज्ञान मूल्यांकन। आजीविका संवर्धन है तो कौशल संवर्धन और ज्ञान मूल्यांकन, या आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। आप खुद ऑप्शन लगाए कि अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे। तो मैं जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है जिनके फुल फॉर्म पूछे गए हैं, जैसे आपसे संकल्प का पूछा गया है या आपसे स्वयं का पूछ लिया जाएगा, अगली बार ई पाठशाला का पूछ लिया जाएगा, तो मैं आपको एक क्लास में मैं आपको पूरे जो भी योजनाएं अभी गवर्नमेंट की निकली है उनके फुल फॉर्म करवा दूंगी। तो आपकी 3 क्लासें मैं ले लूंगी। एक क्लास में गवर्नमेंट की सारी स्कीम करवा दूंगी, एक क्लास में जो अभी पर्यावरण संबंधित मुद्दे हुए उनकी लेके आ जाऊंगी, और एक हम ये फुल फॉर्म की क्लास लेके आ जाएंगे पेपर 1 के लिए। तो आपकी यहाँ से 3 प्रश्न आराम से बनेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है क्या? इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण या ज्ञान जागरूकता। आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता इसका आंसर होगा। आप देखिए कितने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे एग्जाम में, तो आपको कैसे तैयारी करना है पेपर 1 की आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा आखिरी प्रश्न बचा है, ये मैंने आपको करवा दिया है, 49 वाला क्वेश्चन में करवा रही हूँ कि कौन पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था। अब ये जब मैं हायर एजुकेशन में आपको पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको जो अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए क्या क्या कानून लाए थे, इन्होंने क्या क्या शिक्षा पद्धति का विरोध किया था, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न आपका आया है, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के लिए हमारे भारत के कौन थे जिन्होंने इसका विरोध। अगर आपने ध्यान से कभी पढ़ा होगा शिक्षा के बारे में तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं बताऊंगी ऑप्शन को पढ़कर कैसे इसको आसानी से आप इस आंसर को कर सकते हो। थॉमस बैंकिंग मैकलॉक, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा क्योंकि विदेशी हैं। आर डायर यानी जनरल डायर, ये तो खुद फूट डालो हड़प नीति से संबंधित इन्होंने हमारे भारत में भारतीय शिक्षा पद्धति का विरोध किया है, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। फिर एक है जेम्स फर्गुसन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्यों हमारे ये तीनों नाम कहीं से कहीं तक हमारी भारत की शिक्षा पद्धति क्या दिया गया, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में का विरोध नहीं करेंगे तो समर्थन करेंगे। पर जो एने बेसेंट थी, इन्होंने हमारे इंडिया की नागरिकता को अपनाया है, हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भारत की शिक्षा पद्धति के लिए भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अगर आप ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ते तो भी आप इसका आसानी से आंसर लगा सकते थे कि एनी बेसेंट इसका आंसर होगा। और ये मैंने आपको करवाया है, एक बार मैं प्रश्न करवा देती हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, मैंने बिहार में है, तक्षशिला मैंने आपको पढ़ाया है पाकिस्तान में है, विक्रमशिला भी बिहार में है, और क्या है पुष्पगिरी उत्तर प्रदेश में। अब मैं आपको पेपर 1 की तैयारी करवा रही हूं, तो पेपर 1 हमें कैसे क्या आपकी तैयारी रहे उसके लिए मैं आपको पढ़ा रही। तो पेपर 1 की तैयारी आपकी बेहतर करने के लिए मैं आपको जो पढ़ा रही हूं आपको ध्यान से पढ़ना है और मेरी क्लासें आपको डेली लेनी है, ठीक है। अब पार्ट 1 जिस विद्यार्थियों ने नहीं देखा है पार्ट 1 जाकर देखें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और पेपर
पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आपको करवा दिया है। अब मैं जल्द 2022 का पेपर सोल्व करवाने वाली हूँ आपको, तो आपको पता चले कि प्रश्न कैसे बनते हैं। और पुराने प्रश्न पत्र से आपके 1 या 2 प्रश्न जरूर रिपीट होंगे, आप खुद देखना, या तो प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर ली जाएगी, पर प्रश्न आपके 1 या 2 प्रश्न पुराने प्रश्न पत्र में से रिपीट होते, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप पुराने प्रश्न पत्र लगाइए, केवीएस मदान की बुक ले लीजिए, यूजीसी नेट के जितने भी पेपर वन के क्वेश्चन आप लगाइए, टेक्स्ट बुक से भी आप पेपर 1 की तैयारी के लिए टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही में जो भी अभी 2024 में 22 में पेपर हुए हैं वो भी प्रश्न पत्र मैं आपसे करवा दूंगी। जितना होगा उतनी मैं आपकी पेपर 1 में हेल्प करूंगी। बस आपको वीडियो को प्यार देना है, चैनल को, क्योंकि 1000 सदस्यों का हमारा परिवार हो गया है, इस परिवार को बड़ा करना है। और अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है, तो जो विद्यार्थी सेट नेट क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी करूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अब मेरे साथ मिलकर अगर हम तैयारी करेंगे, कैसे मेरी रणनीति रहेगी पेपर 1, क्योंकि हम सभी का कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 100 नंबर का पूछा जाएगा, वहां पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मैं आपको पढ़ाऊंगी अच्छे से। तो आप पार्ट 1 देखें और ये पार्ट 2 भी देखें, ताकि आपको पता चले प्रश्न कैसे आते हैं। और जितना होगा उतना मैं करूंगी। अब हम पेपर नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल में पढ़ा। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि मैडम आप बड़ी क्लास लीजिए पेपर 1 की तगी, ताकि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, तो मैं एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगी। और मैं अब थोड़ी बड़ी क्लासें लेके आऊंगी, ताकि हम जल्दी से जनवरी से पहले ही सिलेबस भी हमें पूरा करना है और हमें रिवीजन भी करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो विद्यार्थी नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पेपर 1 की मेरी क्लासें नहीं ली वो क्लासें ले। मैं ट्रिक से बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद का अनुभव है। मैंने खुद पेपर 1 में अच्छे मार्क्स के साथ एमपी नेट और एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों क्वालिफाई करे। तो अब हम मिलते हैं अगले पेपर सोल्यूशन के साथ। 2022 का मैं जल्दी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और आपको वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करें, आपके कमेंट मुझे बहुत उत्साह देते हैं और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी बताएं, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।